नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद जनवरी से लेके जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए, कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आप में से जितने लोग भी यूपी लेखपाल और यूपी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तो 13वां एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? ये किसने खोला है? तो पश्चिमी रेलवे ने खोला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और ये जो रोहित शर्मा है ये T20 के भी कप्तान है, T20 के भी कप्तान है, ODI के भी कप्तान है यानी वनडे के भी कप्तान है और टेस्ट के भी कप्तान है। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी कि ये तीनों प्रारूप के कप्तान हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो RK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। इनको भी आप याद रखेंगे। और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खारची उत्सव कहां मनाया गया है? तो याद रखिएगा, खारची उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपना 7वां विंबलडन पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा, कभी कभी देश का नाम भी पूछ लेता है कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन खिताब जीता, ये निम्न में से किस देश से है, किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये सर्बिया से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इंटरनेट के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो ब्रिजेश के सिंघला उनका नाम है। हमारा कल के करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो ये अमिताभ कांत को चुना गया है। और ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? यह किसको किया है? तो भारत को किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों ये था हमारा कल का करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गिजोन शतरंज मास्टर खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो याद रखिएगा, डी गुकेश ने जीता है। ठीक, यानी कि भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर जीता है। ब्राजील के जीएम का मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ब्राजील के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पेड्रो एंटोनियो गाइंस 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पे रहे हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूबर्न मिशन की डेल्टा रेटिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य पहले स्थान पे है। यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरपोल के बाद यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। यानी कि भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण यानी ICSE डेटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वाले और अपराध के दृश्यों से के बीच संबंध बनाने की अनुमति देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियो फ्रांस में है। ठीक है। हमारा अगला है कि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अगला है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है भगवानी देवी डागर। इस उम्र में 25-26 साल की उम्र में हम लोग 2 साल पेशेंस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये भगवानी देवी डागर जो है 94 वर्ष की उम्र में 100 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यही नहीं, इन्होंने चक्का फेंक में भी कांस्य पदक जीता है। यानी इस उम्र में, जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, शायद अपने से उठ भी नहीं सकते, उस उम्र में ये इतिहास रच रही हैं। तो दोस्तों, इसलिए निराश नहीं होया जाता है। अभी कोई उम्र नहीं बीती है आपकी, अभी बहुत लंबा उम्र है। तो ये मत सोचिए कि सर कुछ बेरोजगार हैं, ये है वो है, इस तरीके के नेगेटिव बातें मन में मत लाया करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी पताका बुलंद होगा। लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो जरूर बुलंद होगा। तो इसका मतलब, इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि 94 वर्षीय भारतीय धाविका भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.47 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक में पहला स्थान हासिल किया और 60 फुट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतियोगिता के लिए वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक और फील्ड के खेल में आयोजित एक प्रतियोगिता है। यानी अगर बात किया जाए कि भगवानी देवी डागर कुल कितने पदक जीती हैं, तो याद रखिएगा कुल 3 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, जिसमें से एक स्वर्ण है, 2 कांस्य है। ठीक है, एक कांस्य पदक 60 फुट में जीता है और एक चक्का फेंक में भी शायद इन्होंने जीता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ बनाया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में भारत ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किमी की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, वर्ल्ड डेकर वायडक्ट पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह कौन देश है? तो यह है भारत। जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से को देखते हुए 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, और ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया गया है। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। जनसंख्या विभाग और आर्थिक सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग के एक शोध के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने का अनुमान है। यानी अभी जो फिलहाल हमारे देश की आबादी, पूरे विश्व की आबादी कितनी है? तो 8 अरब है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सबसे हालिया अनुमानों के मुताबिक दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 ईस्वी में 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। और ये बहुत ही विकट स्थिति है। इतनी आबादी इस पृथ्वी पे ओवरलोड ही बढ़ा रहा है और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पाईबोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो कैंसर के इलाज से संबंधित है। यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा पाईबोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है।
पाइवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। पाइवोट को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो नई दिल्ली ने यानी दिल्ली सरकार ने किया है। यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अगर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं तो मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। श्रमिक निर्माण के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। देखिए, अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा, ये चीन में किया गया है और यह विश्व शांति फोरम 2022 का 10वां सम्मेलन है। आप इसे भी याद रखेंगे। यानी कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। बता दें कि विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग के सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। भारत आसियान जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लेता है। यह आसियान शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स देशों द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान न्यू डेवलपमेंट का निर्माण है। भारत इस बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास की सक्रिय समर्थन करता है। देखिए, आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें याद क्या करना है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया है। ठीक है, यह चौथा संस्करण है, तो यह इसका 10वां संस्करण है। और चीन में कहाँ किया गया है? तो बीजिंग के सिंधुआ विश्वविद्यालय में किया गया है। बस आपको इतना ही याद करना है और इतना ही नोट डाउन करना है। ये तो मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं इतना क्या करता हूँ, व्याख्या इसका कर देता हूँ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, यानी कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेवा में विशिष्ट सैन्य करियर है। हाल ही में उन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक रेडीनेस जोन के रूप में कार्य किया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नान मधुलवन योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है तमिलनाडु। और देखिए, जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर में मैं वही क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए ये लास्ट वाला जो रिवीजन चल रहा है ना, जनवरी से लेकर जुलाई तक का, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। इसको आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में ही किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी किसने किया है? तो ये भी तमिलनाडु ने ही किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान
जनता के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये भी किसने किया है, तो तमिलनाडु ने ही किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार है, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है, तो ये कहाँ बनाई गई है, लातूर में। और ये लातूर कहाँ है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि बाबा साहेब का 70 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ बनाया जाएगा, तो लातूर में बनाया जाएगा। उसका नाम क्या है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है, बाबा साहेब से, गांधी जी से, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा आपको। तो याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ नॉलेज आपका बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो रामदरस मिश्रा को किया गया है, आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है, तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। गति का मतलब क्या है, कहीं कुछ दूरी तय करना है तभी तो हम गति का इस्तेमाल करेंगे। अपना जल्दी कोई दूरी डिस्टेंस को कवर करना है तो हम अपनी गति बढ़ाएंगे। तो गति से याद रखिएगा कि ये दूरसंचार विभाग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बोध गया में बनाया गया है। और ये बोध गया कहाँ है, ये भी आप कमेंट करके बताना है कि बोध गया किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा के वस्तुकार कौन है, यानी ये जो प्रतिमा बनाई जा रही है उसकी वस्तुकार कौन है, तो मिंटू पाल है, इनका नाम याद रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वस्तुकार कौन है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, किससे संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो उसके वस्तुकार कौन है, तो उसके वस्तुकार है राम सुतार। कौन थे, तो राम सुतार है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मैंने आज आपको करा दिया। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। भले कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ ना सको तो चलो, अगर आप चल भी ना सको तो रेंगो, और अगर आप रेंग भी नहीं सकते तो फिर भी आप कुछ ना कुछ प्रयास करते रहो। क्योंकि अगर जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक, देखिए कहते हैं ना कि चलते हुए पानी में जो पानी बहता रहता है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन जो पानी ठहर जाता है उसमें कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब ये सोचेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो खाली दिमाग, आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर। तो जैसे ही आप लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे तब आपके पास कोई काम करने के लिए तो है नहीं, क्योंकि आप अभी क्या है, स्टूडेंट हैं, तो आपके पास अभी कोई काम करने के लिए नहीं है। तो अगर आपने पढ़ाई लिखाई, आपका काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप भर्ती आए तभी पढ़े। इंसान जब आपकी उम्र है अभी पढ़ाई करने की, और ये सबसे अच्छा ये मौका है, ये आपको जीवन में बार बार नहीं मिलता, यही समय है 20 से लेकर 30 वर्ष तक। उसके बाद से तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस समय को एंजॉय करिए, ना कि सिर्फ भर्ती के लिए, बस एक नौकरी पाने के लिए कभी पढ़ाई मत करिए। सोचिए कि मुझे आज इस सब्जेक्ट में कुछ सीखना है, कुछ 10 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी भी आपके हाथ निराशा नहीं लगेगा। लेकिन आप सिर्फ एक भर्ती के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कभी कभी डीमोटिवेट हो जाए। इसलिए अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए पढ़ाई करिए, ना कि सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए। नौकरी तो मिलेगी, जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि अभी आपका एग्जाम कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक के बाद एक आपके एग्जाम निकलते जाएंगे। इसलिए कभी निराश नहीं होना है, पॉजिटिव वे में पढ़ाई करते रहिए। ये बहुत ही गोल्डन चांस है, विद्यार्थी जीवन बार बार नहीं मिलता। आप जिस दिन नौकरी पा जाएंगे ना, लगता है लोगों को कि अरे नौकरी पा जाएंगे तो बहुत सुकून है। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आपको ये नौकरी मिल जाएगी, जिस दिन आप नौकरी में चले जाओगे, उस दिन आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी।
मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जिंदगी आपकी एकदम बेकार हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है ना, आपको शांति नहीं मिलेगा। इतनी कचकच रहता है, इतना कचकच रहता है कि लगता है यार कि पहले तो स्टूडेंट लाइफ ही अच्छा था, कि बढ़िया खाते थे, पहनते थे, पढ़ते थे, और कहीं घूमने का मन करता था तो घूम लेते थे। ठीक है, जैसे रोजगार मिल जाता, सिर्फ आपको पैसे से वो मिलता है कि चलो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, लेकिन बाकी आज़ादी आपकी छिन जाती है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, बस मेरे कहने का मतलब है कि आराम से, इत्मीनान से, पॉजिटिव वे में पढ़ते रहिए। जिंदगी आपको अपने आप एक अलग मुकाम पे लेके चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।